आरएससी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बुक्स के माध्यम से अपन ने देखे हैं, बैक में भी ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो किसी व्यक्ति की खाली ये क्वेश्चन आंसर समझ रहे हैं ना, खाली इनका मीनिंग नहीं समझा रहे, बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं समझाएंगे, शॉर्ट में कहीं कुछ बोलना है तो बोलेंगे, बाकी खाली क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होना चाहिए वही अपन बात कर रहे हैं। वीडियो देखेगा कोई भी कभी भी, क्योंकि बुक लेके तो हमेशा साथ में नहीं रह सकता और पढ़ नहीं सकता, तो खाली ये क्वेश्चन देखे, उसका आंसर देखे और तैयारी करे और अच्छे नंबर लाएं। किसी व्यक्ति के लेन देन का ब्यौरा किस प्रकार की बही खाते में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है व्यक्तिगत खाता। पूंजी की बुनियादी समीकरण कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज, इसका आंसर यह गलत है। आमतौर पर लेखांकन अवधि अकाउंटिंग पीरियड कितनी अवधि का होता है? 12 महीने का। व्यवसाय से अपनी निजी खर्च के लिए निकाली गई राशि को क्या कहते हैं? ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट या पर्सनल अकाउंट भी बोलते हैं, ध्यान है आप लोगों को। किसी व्यवसाय में उधार माल बेचा गया है तो उसे क्रेडिटर्स में एंट्री करते हैं। उधार में माल बेचा गया है तो उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। तो ये क्रेडिटर कहते हैं क्या? नहीं, ये गलत आंसर है ना। अकाउंटिंग में एक क्रेडिट परचेज की रिकॉर्डिंग रोजमर्रा में जनरल एंट्री करते समय नकद खरीद कैश परचेज के रूप में दर्ज कर दिया। क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम अपनी कंपनी में ट्रायल बैलेंस में दर्शाते हैं? नहीं, उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दर्शाते हैं। 7th क्वेश्चन है, लेखांकन की बुनियादी समीकरण असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटी, क्या ये सही है या गलत है? तो गलत है। देखिए, असेट्स इज इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी बैलेंस शीट में भी अगर देखें तो असेट्स की टोटल और कैपिटल और लाइबिलिटी की टोटल, ये दोनों का अमाउंट बराबर आता है, यानी इन दोनों की टोटल करोगे तो वो असेट्स की टोटल के बराबर आएगा, यही रिजल्ट होना चाहिए। तो ये भी फॉर्मूला बनता है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अगर हम कैपिटल कर दें तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करें तो असेट्स माइनस कैपिटल होता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है, तो वो सही होगा। नहीं तो इस पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कई बार, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल योग इनमें से क्या है? लाइबिलिटीज और क्या है? ये संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, है ना, इज इक्वल टू असेट्स है। ठीक है। निजी खर्च के लिए राशि निकलने पर पूंजी को कम करते हैं। निजी खर्च के लिए अगर कोई राशि निकाल दी गई है तो पूंजी को कम कर देते हैं। हाँ भाई, उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे, ये सही आंसर है। इनमें से किसे नकदी बही में एंट्री करेंगे? केवल नगद ट्रांजैक्शन, जो भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे उनको ही हम कैश ट्रांजैक्शन में करेंगे, तो ये वाला आंसर सही हुआ, केवल नगद ट्रांजैक्शन। एकमात्र मालिक के लिए दायित्व और अधिकार कैसे होते हैं? असीमित अधिकार होते हैं, जो एकमात्र मालिक होता है उसी के दायित्व है, उसी का अधिकार है, तो असीमित अधिकार होते हैं। साझेदारी व्यापार में स्लीपिंग पार्टनर मुनाफे में हिस्से के हकदार होते हैं या नहीं? साझेदार व्यापार में स्लीपिंग पार्टनर मुनाफे में बराबर के हकदार होते हैं। हाँ, होते हैं। साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व संयुक्त और असीमित होता है, बराबर का ही हक होता है उनको भी। निजी कंपनी के शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं? निजी जो है उनके कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज से नहीं खरीद सकते, तो आंसर नो हो गया। शेयर धारक वार्षिक आम बैठक में अपने वोट के अधिकार के माध्यम से निर्देशक मंडल में बदलाव का प्रस्ताव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। सीमित देयता साझेदारी फर्म में प्रत्येक साझेदार की देनदारियां सीमित होती हैं या देनदारियां असीमित होती हैं? सीमित होती है ना। किसी एचयूएफ के सदस्यता बच्चे के जन्म से नहीं मिल सकती है? गलत, मिल सकती है। साझेदारी फर्म बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? साझेदार होने के लिए 2 तो सदस्य कम से कम होने चाहिए, तभी साझेदारी होगी। एचयूएफ का अलग से पेन नहीं होता, यही सही है या गलत? यह गलत है, एचयूएफ का पेन अलग से होता है। सहकारी समिति के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 10 सदस्य तो होने चाहिए इसमें। मशीन की रिपेयर के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीदना अप्रत्यक्ष खरीद श्रेणी में आता है? बिल्कुल सही है, सही है, यह सही आंसर है ना। मूर्त संपत्ति टेंजिबल असेट्स को
छुआ या देखा जा सकता है। मूर्त जो संपत्ति वो टेंजिबल है, यानी छू सकते हैं उसको। इनटेंजिबल असेट्स होती है जैसे गुडविल, उसको नहीं छू सकते हैं, है ना। इनमें से क्या बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया गया है? जमा पर ब्याज को बैलेंस शीट में नहीं दर्शाया गया है। अल्पावधि ऋण एक कंपनी की बैलेंस शीट के किस मद में दिखाई देते हैं? वर्तमान देनदारियां। इनमें से क्या लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है? मूल्यह्रास। गैर वित्तीय संस्था में प्राप्त ब्याज, लाभांश आदि इनमें से क्या है? आय हैं। विक्रेता को वापस किया गया माल विक्रय कर से घटाकर शुद्ध विक्रय प्राप्त की जाती है? नहीं, पूरा ही रिफंड होगा। व्यवसाय में पूरे वर्ष की बिक्री और प्रत्यक्ष आय को परिचालन से राजस्व कहते हैं? सही है। इनमें से क्या साधारण खर्चे की श्रेणी में नहीं आता है? आग से नुकसान। बैंक ओवरड्राफ्ट दीर्घकालीन देनदारियों की श्रेणी में आते हैं? सही नहीं है। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषता क्या है? यह खरीद और बिक्री चालानों का प्रिंट आउट उत्पन्न करता है। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली इनमें से किस प्रकार में उपलब्ध है? उपयोग करने के लिए तैयार अनुकूलित सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कम बजट हो तो इनमें से किस सॉफ्टवेयर को चुनना उचित है? उपयोग करने के लिए तैयार। आंसर है इसका उपयोग करने के लिए तैयार, जो भी है वो उसको ले लो। यदि कोई संगठन अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली विकसित करना चाहता है क्योंकि संगठन का व्यवसाय जटिल है, तो इनमें से किस सॉफ्टवेयर का चुनना चाहिए? टेलर मेड सॉफ्टवेयर को करना चाहिए। कंप्यूटरकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर की विशेषताएं क्या है? लेखांकन डाटा का भंडारण, तुरंत विभिन्न रिपोर्ट बनाता है, ऑनलाइन इनपुट करता है, उपयोग सभी ये सारी चीजें देता है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत प्रयोक्ता द्वारा इनपुट डाटा कहां पर सेव होता है? सर्वर में। कहां पर सेव होता है? सर्वर में, है ना। कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिस्टम क्रैश होने की स्थिति में क्या होता है? बैकअप सुविधा से रिस्टोर किया जा सकता है। ERP इनमें से क्या है? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। उत्पाद जीवन चक्र प्रबंध, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इनमें से कौन सी कंपनी का उत्पाद है? सेप। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का क्या लाभ नहीं है? हाई स्पीड, उच्च विश्वसनीयता, कम प्रशिक्षण लागत। उपयोग में से कोई नहीं, कम प्रशिक्षण लागत। निम्नलिखित में से कौन सी इन्वेंट्री नहीं है? कच्चा माल, उत्पादित माल, स्पर्श, एक मशीन। इनमें से कौन सी इन्वेंट्री मूल्यांकन विधि है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, औसत लागत। तो ये सभी जो है इन्वेंट्री का मूल्यांकन करते हैं। लिफो, फीफो, एवरेज, नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, ये सारा अपन ने देखा था, वो तो ये सभी है ना। मुद्रास्फीति की स्थिति में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि में इनमें से क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक का सबसे ज्यादा मूल्य और ज्यादा लाभ, ये सही होगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में लास्ट इन फर्स्ट आउट विधि से इनमें क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक का सबसे कम मूल्य और कम लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 45, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विधि के तहत क्लोजिंग इन्वेंट्री में डैश खरीदी गई सामग्री का मूल्य होगा। तो इसका आंसर होगा सबसे बाद में खरीदी गई, यानी जो सबसे फर्स्ट जो खरीदा वो तो फर्स्ट बिक गया, और जो सबसे लास्ट में होगा वही सामग्री का मूल्य माना जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में, है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ लिखा हुआ है वर्ड, उसके हिसाब से आंसर बनेगा। इन्वेंट्री का उत्पादन करने या बिक्री करने में कितना भी समय लगे, इन्वेंट्री को हमेशा इनमें से क्या माना जाता है? वर्तमान संपत्ति, करंट एसेट्स बोलते हैं उसे। इनमें से किस कारण से इन्वेंट्री में वृद्धि होती है? अधिक माल खरीदा और कम सामग्री बेची गई, तो वो क्या होगा? इन्वेंट्री को बढ़ा देगी। फीफो का क्या मतलब होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट विधि के तहत क्लोजिंग इन्वेंट्री में में डैश सामग्री, खरीदी गई सामग्री का मूल्य होगा, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले, मतलब फर्स्ट वाला जो हमने खरीदा है उसके अनुसार क्लोजिंग इन्वेंट्री का मूल्य होगा। जो जस्ट अभी जो पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट आंसर है ना। नेक्स्ट है, टेली प्राइम में कंपनी सेलेक्ट करने के लिए हॉरिजॉन्टल बार में कौन सी ऑप्शन पर क्लिक करना होता है? अल्टर के ऊपर जो बार आती है उसको हॉरिजॉन्टल बार नाम दिया गया है, राइट में जो होती है बटन बार बोलते हैं। तो
उसमें जो है अल्टर के शॉर्ट कमांड उसका दिया हुआ है, यानी के कंपनी। टेली एप्लीकेशन को किसने बनाया है और ये डेवलप किया है? टेली सॉल्यूशंस ने। यदि किसी कंपनी में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है? अल्टर। हमेशा चेंजेस जो भी होगा अल्टर के माध्यम से ही होगा। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पर जाकर ही अपन नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कौन से शॉर्टकट को दबाने से टेली सिस्टम से बाहर आ सकते हैं? कंट्रोल क्यू, क्विक क्विट भी बोलते हैं इसको। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर डैश एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, तभी हम टेली प्राइम इंस्टॉल कर सकते हैं। टेली ERP 9 तक तो जो है 32 बिट तक भी सपोर्ट करता था, लेकिन अभी जो टेली प्राइम आया है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए कम से कम कितनी रैम होना चाहिए? 4 GB रैम होगा तभी वो सही से चल पाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो इससे ज़्यादा होगा तो कंप्यूटर और ज़्यादा अच्छा चलेगा। वैसे टेली में बहुत कम रैम की ज़रूरत है, तो 4 GB तो आजकल वैसे भी नॉर्मल हो गया है। टेली सॉल्यूशंस कंपनी ने अपने नवीनतम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टेली प्राइम को कब लॉन्च किया था? नवंबर 2020 में टेली सॉल्यूशंस जो है उन्होंने टेली प्राइम को लॉन्च कर दिया था। टेली प्राइम एप्लीकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए कम से कम कितना खाली स्पेस की जरूरत होती है? 150 MB। तो बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है टेली, तो 150 MB में जो है इंस्टॉल हो जाता है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में कितना समय लग जाता है? 5 मिनट। 5 मिनट में फटाफट ये इंस्टॉल हो जाता है। वेतन खाता किस मद में होता है? अप्रत्यक्ष व्यय, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। कौन सा लेजर ऑटोमेटिक क्रिएट होता है या होते हैं एक नई कंपनी टेली प्राइम क्रिएट करने पर? तो 2 लेजर अपने आप बन जाते हैं, केस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो B और C इसका दोनों, ये वाला आंसर सही है। एक ही नाम से कितने स्टॉक ग्रुप बनाए जा सकते हैं? एक ही बना सकते हैं। एक ही नाम से 2 स्टॉक ग्रुप नहीं बन सकते हैं, या कंपनी भी नहीं बना सकते एक ही नाम से, या स्टॉक आइटम भी, कुछ भी जो जिससे वो उसकी पहचान होती, यानी वो यूनिक होता है नाम, कभी भी वो कभी भी 2 नहीं हो सकते, एक ही रह सकता है। स्टॉक आइटम या ग्रुप समरी देखने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाएगा? इन्वेंट्री बुक। टेली प्राइम में नए लेजर ग्रुप वाउचर टाइप बनाने के लिए कौन से मेनू पर जाना पड़ेगा? क्रिएट पर जाना पड़ता है। इनमें से कोई नहीं आंसर है ना। टेली प्राइम में लेजर के बनाए गए समूह में परिवर्तन करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? अल्टर। जो भी चेंजेस करने अल्टर में जाकर ही होता है। सामान खरीदने के लिए परचेज ऑर्डर के सामान की इकाई 1 के बॉक्स 10 नंबर्स हैं, जबकि सामान की बिक्री के लिए इकाई नंबर्स हैं। टेली प्राइम में सिस्टम में इस प्रकार की इकाई को डैश बोलते हैं, कंपाउंड यूनिट बोलते हैं। सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट 2 होती है। सिंपल यूनिट पे जाकर चेंज कर देते हैं अपन, कंपाउंड यूनिट ले लेते हैं इसके लिए, है ना। फिर अल्टरनेट यूनिट भी हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, अल्टरनेट यूनिट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो आंसर है वो कंपाउंड यूनिट ही रहेगा। हम टेली प्राइम में फर्नीचर की उधार खरीद को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? F7। संपत्ति उधार खरीदना किस में आता है? F7 में आता है। टेली प्राइम में खरीद वापसी कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? जनरल एंट्री। जो रिटर्न वाली एंट्री होती है F7 जनरल में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कुल कितने प्रकार के वाउचर टाइप दिए हैं? तो टोटल 24 वाउचर टाइप दिए हुए हैं, जिसमें परचेज, सेल और ये जो होते हैं वाउचर टाइप F9 F8 वगैरह, इस तरह से 24 टोटल होते हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। श्री राम ट्रेडर्स ने 50,000 प्राप्त किए, इसकी एंट्री के लिए उपयुक्त वाउचर कौन सा होगा? रिसिप्ट। श्री राम ट्रेडर्स से अपन ने जो है 50,000 प्राप्त किए, तो वो क्या कहलाएगा? F6 रिसिप्ट वाउचर कहलाएगा। जनरल वाउचर का प्रयोग प्रावधान की प्रविष्टि के लिए डैश जा सकता है, किया जा सकता है ना, प्रावधान किया जा सकता है। प्रावधान के लिए उसको काम में ले सकते हैं जनरल एंट्री को। खराब माल को वापस करने के लिए एंट्री किस प्रकार के वाउचर में की जाते हैं? रिजेक्शन आउट। अपन ने कोई खरीदा और माल और खराब आ गया, उसको वापस करेंगे तो रिजेक्शन आउट। इसी तरह से अपने पास जो भी आएगा माल रिजेक्शन इन कहलाएगा, रिजेक्ट होके आएगा तो रिजेक्शन इन कहलाएगा। ये रिजेक्शन आउट वाला आंसर है। व्यवसाय में रोजमर्रा के खर्चे के लिए बैंक से नगद निकासी की इसकी एंट्री के लिए उपयुक्त वाउचर कौन सा होगा? कॉन्ट्रा वाउचर, F4 कॉन्ट्रा। पिछले वित्तीय वर्ष की खरीद पर मोहन एंड कंपनी से स्पेशल डिस्काउंट 25,000 रुपए प्राप्त हुआ, इस लेनदेन के लिए उपयुक्त वाउचर कौन सा होगा? जनरल वाउचर। टेली प्राइम में प्राप्त ब्याज को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। जो भी पैसा प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री किस में होती है? रिसिप्ट में होती है। तो इंटरेस्ट प्राप्त किया है तो कहाँ आएगा? रिसिप्ट वाउचर में। टेली प्राइम में नगद बिक्री से प्राप्त राशि को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा वाउचर करेंगे? रिसिप्ट वाउचर कर सकते हैं, है ना। बाकी ठीक है, जो भी नगद बिक्री हुई है तो उसके लिए रिसिप्ट ठीक है, लेकिन क्या है कि अगर F7 दिया होता तो उसकी एंट्री अपन F7 में ही, नगद बिक्री भी करते हैं ना तो सेल्स में करते हैं तो सेल्स रजिस्टर में दिख जाएगा, इसलिए सेल्स में करना चाहिए। लेकिन अगर पैसा आ रहा है खाली उस हिसाब से ये कहा है तो F7 नहीं दे रखा, अपन ने क्या कर दिया? रिसिप्ट वाउचर कर दिया। टेली प्राइम में फर्नीचर
कि उधार खरीद का कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, जनरल संपत्ति उधार खरीदना ऐप से उनमें आता है। किसी बिल का भुगतान नियत तिथि पर ना होकर 2 महीने देरी से प्राप्त हुआ तो ब्याज लगाना होता है। ब्याज की राशि कौन से वाउचर से ग्राहक के खाते में एंट्री करेंगे, डेबिट नोट। डेबिट नोट में एक इसका क्लास बनाना पड़ता है ना, पूरा ध्यान से इसको करना है। डेबिट नोट सिनेरियो क्रिएट करके किस प्रकार की एंट्री को दर्शाया जाता है, सिनेरियो जो है मेमोरेंडम वाउचर। मेमोरेंडम वाउचर की सूची डैश से देख सकते हैं एग्जाम्पशन रिपोर्ट से। टेली प्राइम में किस स्क्रीन पर किए गए बदलाव को सेव करने के लिए शॉर्टकट विकल्प क्या है, जो ही चेंज किया उसको शॉर्टकट कैसे अपन सेव कर सकते हैं, कंट्रोल ए यानी क्विक सेव कहते हैं इसको। और जैसे ही निकलने के लिए क्या था कंट्रोल क्यू, और ये सेव करने के लिए क्या है कंट्रोल ए। कंट्रोल एस नहीं कर देना, कंट्रोल एस ऑप्शन नहीं दिया वैसे, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए वो कंट्रोल एस भी देते हैं, तो कंट्रोल ए इसमें है क्विक सेव। सिनेरियो बनाने के लिए कौन सा विकल्प सक्रिय करने की आवश्यकता है, रिवर्सिंग जर्नल। रेफरेंस फील्ड का उपयोग परचेज वाउचर बनाते समय किया जाता है, सही है। और रेफरेंस बिल बाय बिल, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस जो ऑप्शन आता है वो किस में आता है, परचेज और सेल में आता है, तो ये रेफरेंस फील्ड कहते हैं इनको। सामान्य रूप में वित्तीय वर्ष डे से शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है, अपने इंडिया में यही वाला चलता है। टेली प्राइम में न्यू लेजर ग्रुप वाउचर टाइप बनाने के लिए किस प्रकार का विकल्प उपलब्ध है, उनके लिए मास्टर्स में जाना पड़ता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस किस साइड में आता है, अप्रत्यक्ष व्यय यानी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। बैलेंस शीट रिपोर्ट देखने के लिए इनमें से क्या सही है, गेटवे ऑफ टेली रिपोर्ट बैलेंस शीट, या सही बात है इसका। बैलेंस शीट रिपोर्ट को डिटेल्ड मोड में देखने के लिए राइट बटन बार पर कौन सा फंक्शन की यूज करना होगा, F12 में जाकर फिर उसको डिटेल मोड लेना पड़ेगा। श्री राम ट्रेडर्स से भुगतान प्राप्त हुआ, इस लेनदेन को वाउचर बनाने के लिए इनमें से क्या एक्टिवेट करना होगा, पैसा प्राप्त हुआ तो किसमें आएगा, F6 रिसिप्ट। ट्रायल बैलेंस का लेजर वाइज बैलेंस देखने के लिए राइट बटन बार पर कौन सा बटन प्रेस करना होगा, फंक्शन की है F12 फंक्शन की कॉन्फ़िगर। कैश बुक रिपोर्ट को देखने के लिए इनमें से क्या सही है, गेटवे ऑफ टेली, कॉमन रिपोर्ट, कैश बुक या बैंक बुक देख सकते हैं अपन। कॉमन रिपोर्ट्स में जाके गो टू सीधा बटन दिया हुआ है, सबसे खास जो अभी बटन आया है टेली प्राइम में वो गो टू है। किसी भी मेनू से किसी भी ऑप्शन पर सीधा जाना हो तो गो टू पर जाकर जाते हैं। तो कॉमन रिपोर्ट्स में कैश और बैंक बुक होता है। परचेज रजिस्टर रिपोर्ट देखने के लिए इनमें से क्या सही है, गेटवे ऑफ टेली रजिस्टर में जाकर परचेज रजिस्टर देख सकते हैं। रजिस्टर्स में जाना पड़ेगा तभी रजिस्टर देख सकते हैं, सीधी सी बात है। स्टॉक आइटम समरी रिपोर्ट देखने के लिए राइट बटन बार में इनमें से कौन सा फंक्शन बटन है, तो इनमें नहीं दे रखा है, वो बटन है F12, तो इनमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सेल्स ऑर्डर रजिस्टर रिपोर्ट देखने के लिए इनमें से क्या सही है, गेटवे ऑफ टेली रजिस्टर और सेल्स रजिस्टर। जैसे परचेज रजिस्टर का है वैसे सेल्स रजिस्टर का है, ये क्वेश्चन बनता है। स्टॉक एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट में एजिंग पीरियड बदलने के लिए राइट बटन बार में कौन सा फंक्शन की सही है, एजिंग पीरियड, F6 उसका शॉर्ट कमांड होता है। स्रोत पर TDS निम्नलिखित आय में से किस प्रकार की आय पर लागू होता है, सैलरी पर TDS कटता है, सैलरी। स्रोत पर कटौती TDS की प्रविष्टि इनमें से किस वाउचर टाइप के माध्यम से की जा सकती है, जनरल, सारी यही चलती हैं। F7 सामान्य तौर पर बैंक अपने ग्राहक को देय ब्याज पर डैश की दर से टैक्स काटते हैं, TDS काटते हैं 10% जनरली ये रहता है। पैन नंबर 9 होने की स्थिति में बैंक अपने ग्राहक को देय ब्याज पर डैश की दर से TDS काटते हैं 20%। ये जनरली पैन कार्ड नंबर नहीं देते तो सभी में जनरली यही रहेगा 20% वाला। 10 संख्या कितने अंक होते हैं, 10। पैन नंबर और 10 नंबर दोनों में 10 डिजिट होते हैं ना। सेक्शन 194B के अंतर्गत लॉटरी आदि जीती गई धनराशि पर स्रोत पर कर कटौती की दर क्या है, 30%। ज़्यादा जो कटता है 30% कटता है ना। ये जो लॉटरी वगैरह के पैसे होते हैं इनमें 30% कटेगा। वेतन पर TDS के संबंध में प्रावधान किस सेक्शन के अंतर्गत निहित है, 192 जो है सेक्शन जो है धारा उसको बोलते हैं, 192 में इसका प्रावधान है। TDS के रूप में काटी गई रकम को सरकार के राजकोष के खाते में अगले माह के 10 दिन के अंदर जमा कराना आवश्यक है। ये जो है 7 दिन में कराना भी जरूरी है। टैक्स अकाउंट नंबर 10 का आवेदन ऑनलाइन विधि से करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है, उसको फॉर्म को बोलते हैं 49B। TDS में D इनमें से क्या है, डिडक्टिव है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस। TDS को क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, तो ये क्या है, डिडक्टेड। पैन कार्ड कितने अक्षर का होता है, 10 डिजिट का होता है। जैसे 10 होता है अभी पढ़ा था वैसे ही 10 10 का है तो पैन भी 10 का ही है। वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से अधिक होने पर ITR 2 भरा जाएगा। तो 50 लाख से ज़्यादा होगी तो ITR 2 फॉर्म भरा जाएगा। ये अलग अलग इनकम टैक्स के फॉर्म आते हैं,
तो इसमें से ज़्यादा आय जिनकी है 50 लाख से ज़्यादा, तो उनको ITR 2 भरना पड़ेगा। वेतन से प्राप्त आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा डैश के तहत आती है, धारा 15 के अंतर्गत आती है। वेतन से प्राप्त आय के अंतर्गत पेंशन डैश पूरी तरह से कर योग्य, 100% जो है वो कर योग्य, यानी वो कर के दायरे में आ जाएगा, 100% कर के दायरे में आ जाएगा। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 लागू किया गया था 1 अप्रैल 1962 को। भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार व्यक्ति पर्सन धारा के अंतर्गत डैश के अंतर्गत आता है 231। आयकर अधिनियम के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2019 से मार्च 2020 में अर्जित की गई आय के लिए निर्धारण वर्ष कौन सा होगा, 20 और 21 में वो जो है रिटर्न भरेगा, 20 और 21। आयकर अधिनियम की धारा 80C को लागू की गई थी 1 अप्रैल 2006 में। 80C जो मिलता है वो, उसकी जो धारा कब लागू हो गई थी, 1 अप्रैल 2006 को लागू हो गई थी। आयकर अथवा इनकम टैक्स किस प्रकार का है, प्रत्यक्ष कर है। जो इनकम टैक्स उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, GST वगैरह को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। राजस्थान में गुजरात राज्य में की गई आपूर्ति के लिए इनमें से क्या सही है, IGST। जब एक स्टेट में माल बिकता है, राजस्थान से जैसे राजस्थान में बिकता है तो वहाँ CGST SGST लगता है, लेकिन अदर स्टेट में जैसे माल जाता है तो वहाँ लगता है IGST लगता है। GST को निम्नलिखित में से कौन कौन से करों के स्थान पर लागू किया जाता है, केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पादन सेवा कर और मूल्यवर्धित कर। तो इनमें उपरोक्त सभी, यानी GST जो है 17 टैक्स और 23 से हटकर एक टैक्स आ गया, उसका नाम हो गया GST। तो उनमें से ये टैक्स भी शामिल है जिनके नाम पर GST आया है। अंतरराज्यीय आपूर्ति, इंट्रा स्टेट सप्लाई होने पर कौन से GST कर लगाए जाते हैं, अंतरराज्यीय यानी स्टेट से राजस्थान में या गुजरात से गुजरात में, तो वहाँ लगता है CGST SGST। अभी ऊपर समझाई था अपन ने। इनपुट टैक्स क्रेडिट इनमें से किस प्रकार की आपूर्ति पर उपलब्ध नहीं होता है, छूट की आपूर्ति पर, छूट दिया उस पर इसका क्रेडिट नहीं मिल सकता है, नहीं तो लोग यही करेंगे, फिर छूट दे देंगे। और ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर डैश लागू होता है, GST लागू होता है उन पर भी। इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का लाभ इनमें से किसको मिल सकता है, GST में पंजीकृत डीलर को ही उसका लाभ मिल सकता है, बाकी उसका टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपूर्तिकर्ता का स्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई के आधार पर माल या सेवाओं के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का स्थान जहां माल की आपूर्ति की जा रही है एक ही राज्य में होने पर क्या लगता है, CGST और SGST। जैसे कि वो भी ऊपर आया था उसी को घुमा कर दिया है। पुरानी कर प्रणाली के अंतर्गत पंजीकृत करदाता को GST के अंतर्गत दोबारा से पंजीकृत करना आवश्यक है। जो पुरानी में था नई में करना उसको आवश्यक माना गया है। व्यवसाय में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के लिए नया स्थान के लिए डैश होता है, नहीं इसी पंजीकरण में जोड़ा जा सकता है। जो पंजीकरण एक बार करा लिया उसी में कोई जो व्यवसाय के लिए नया स्थान लिया तो उसी में उसको ऐड कर दिया जाएगा, अलग से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। GST अधिनियम के अंतर्गत अंतिम रिटर्न कब दाखिल की जाती है, GST पंजीकृत रद्द होने करने पर। तो अंतिम कब होगी, ये तो रेगुलर बेस्ड है, लेकिन अंतिम कब होगी, जब पंजीकरण रद्द करना है तब। कितनी राशि से ज्यादा होने पर चालान के ई-वे बिल बनाना आवश्यक है, तो 50,000, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो सभी के लिए 50,000 है। ई-वे बिल कब जारी किया जाता है, आपूर्ति के संबंध में, आपूर्ति की वापसी के लिए अपंजीकृत डीलर से आपूर्ति, मतलब जब भी आपूर्ति करनी है तो उस पर ई-वे बिल लगना है। नहीं, आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा माल ई-वे बिल नियमों से मुक्त है, माल वापसी पर, एक गोदाम से माल भेजने पर, उत्पादन के लिए, तो इनमें से कोई नहीं। डाक विभाग वाला जो होता है उस पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं है, बाकी इनमें सब में ई-वे बिल बनाना ही पड़ता है। ई-वे बिल की वैधता के लिए क्या है, एक दिन में 100 किलोमीटर है ना, 1 से 100 किलोमीटर एक दिन में माल पहुंचना चाहिए, 101 से 303 दिन, 301 से 300 से ऊपर 500 किलोमीटर 5 दिन, इस तरह से था कंडीशन, है ना, अपन ने पढ़ा था। तो ये ध्यान रखें, एक दिन में 100 किलोमीटर की वैधता रहती है। जब माल की आपूर्ति किसी अपंजीकृत व्यक्ति के लिए की जा रही है, ई-वे बिल कौन उत्पन्न कर सकता है, आपूर्ति करता है ट्रांसपोर्टर, कोई भी कर सकता है इसको, ई-वे बिल को तो जो रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर है तो वो भी कर सकता है। ई-वे बिल की वैधता में वृद्धि कौन कर सकता है, आयुक्त ही कर सकता है कि ई-वे बिल वहाँ पे माल नहीं पहुंचा किसी कारण से तो उसकी वैधता को बढ़ा सकता है, आयुक्त बढ़ा सकता है।
ईवे बिल के उत्पादन की सीमा क्या होगी? यदि माल की आवाजाही राजस्थान से राजस्थान में हो रही है तो 50,000, दोनों में 50,000 ही है। वैसे क्या HSN कोड के बिना ईवे बिल बनाया जा सकता? नहीं है, ईवे बिल बनाना HSN कोड जरूरी रखा हुआ है। डाक विभाग द्वारा डाक के सामान के लिए ईवे बिल उत्पन्न करने के लिए आपूर्ति की सीमा राशि क्या रखी? ईवे बिल की जरूरत ही नहीं है। डाक विभाग द्वारा जो भी सामान जाएगा उसमें ईवे बिल की जरूरत ही नहीं रहती है। GSTR-1 रिटर्न में किस प्रकार की लेन देन का ब्यौरा होता है? आउटपुट, जो भी आउटपुट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, परचेज, GSTR-2 और फिर इनका कॉमन रिपोर्ट जो होता है 3B होता है। तो ये क्या है? GSTR-1 रिटर्न में किस प्रकार का लेन देन का ब्यौरा होता है? आउटपुट का। GST इन संख्या में कितने होते हैं? 15। GST इन 15 डिजिट का होता है, ध्यान ही है। CGST टैक्स इनमें से किस के अंतर्गत आता है? केंद्रीकृत। CGST, IGST, तो ये केंद्रीय कर है। कंपनी की वित्तीय वर्ष की टर्नओवर सेल्स 7.5 करोड़ रुपए से अधिक है तो कंपनी को GSTR-1 कब करना होगा? प्रत्येक माह करना ही पड़ेगा उसको। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति प्राप्तकर्ता को डेबिट नोट इनमें से कब जारी किया जाएगा? जब चालान में GST कम दर से लगाया गया हो, GST का कम रेट लग गई है तो उसको डेबिट नोट जारी करना होगा। एक अपंजीकृत व्यापारी एक आपूर्ति के लिए टैक्स इनवॉइस पर GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है? नहीं ले सकता है, उसके लिए रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा कर GST लागू होने के बाद समाप्त कर दिया गया? सेवा कर है ना, निगम कर अलग ही है और इनकम टैक्स, इसका GST से टैक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये है सेवा कर यानी सर्विस टैक्स। GST के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कर दर लागू नहीं होती है? तो 0.5/18/28 है तो 24 नहीं होती है। GST इनमें से किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। इनकम टैक्स होती है वो प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। परचेज लेजर बनाते समय टाइप ऑफ सप्लाई के अंतर्गत इनमें से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? गुड्स और सर्विस, कि ये गुड्स है या सर्विस है आपको बताना पड़ता है। लेखांकन चेक का भुगतान बैंक की नगद खिड़की पर डैश जा सकता है? नहीं किया जा सकता है ना। चेक का भुगतान बैंक की नगद खिड़की पर नहीं किया जा सकता है। रेखांकित चेक है ना, मतलब जो अकाउंट पे हो गया वो, उसको कैश नहीं मिलेगा, वो अकाउंट में ही आएगा। अकाउंट पे ही चेक बोलते हैं उसको। इसमें एक ये क्वेश्चन भी बनता है, चेक कितने प्रकार के होते हैं? तो चेक 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान होना चाहिए। बैंक द्वारा उपलब्ध NEFT भुगतान सेवा डेढ़ घंटे उपलब्ध रहती है, 24 घंटे ही है, ये तो ऑनलाइन होता, कभी भी करा दो। वित्तीय लेन देन के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा आरंभ की गई ऐप इनमें से कौन सी है? भीम ऐप है। चेक जारी करने की तिथि के बाद डेढ़ माह के लिए वैध होता, 3 महीने के लिए वैध होता, उसको भुनाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सामान्य चेक डेढ़ प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, अभी ऊपर समझा ही था अपन ने। नगद रहित लेन देन के लिए भीम ऐप में कौन सा विकल्प मोबाइल फोन स्क्रीन पर नहीं मिलता है? डिपॉजिट करके नहीं होता है, सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, स्कैन और पे कर सकते हैं, डिपॉजिट उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। USSD एक ऑफलाइन सेवा होती है। नकद रहित लेन देन के लिए AEPS प्रणाली बहुत सुरक्षित है क्योंकि इसमें डैश की आवश्यकता होती है, पिन चाहिए, उसके बिना नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड पर अंकित कार्ड कितने अंकों का होता है? 12 डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में 12 डिजिट का होता है। इसिक ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है ना के तहत नियमों का अंशदान कितना है? 1.75%। ESIC नियमों के तहत कर्मचारियों का अंशदान कितना है? 0.75%। तो नियोक्ता यानी कंपनी का कितना योगदान होगा? 1.75% और कर्मचारी का कितना होगा? 0.75%। तो ये कंफ्यूजन करता है, थोड़ा सा ध्यान से आंसर देना है इसका। कर्मचारियों भविष्य निधि कानून के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान कितने प्रतिशत है? 8%। डैश EPF अधिनियम के प्रभावी नियमों के अनुसार जहां डैश या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं उन्हें EPF में पंजीकृत करना अनिवार्य है। 10 कर्मचारी तो उनको EPF के लिए उनको करना ही पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड वाला जो है। ग्रेजुएटी उसको उपदान बोलते हैं हिंदी में। भुगतान दे होने के 10 दिनों के अंदर नियोक्ता द्वारा कर देना चाहिए, 30 दिन के अंतर्गत कर देना चाहिए।
30 दिन के अंदर अंदर। आयकर मुक्त उपदान 10 लाख रुपए है, 10 लाख। उपदान यानी ग्रेजुएटी की गणना करने के लिए 1 माह के वेतन को 26 दिन 1 माह में कार्य दिवस मानकर 10 दिन का वेतन 1 वर्ष के लिए भुगतान योग्य होता है। 15 दिन का भुगतान जो उसको एक्स्ट्रा मिलता है। जून 2020 में राहत पैकेज की घोषणा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 1.5 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले लघु उद्योग होते हैं 50 करोड़, है ना, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो वाले होते हैं 5 करोड़, स्मॉल वाले होते हैं 50 करोड़, और ये मीडियम वाले जो होते हैं ये होते हैं 10 करोड़। प्रभावी नए नियमों के अनुसार एमएसएमई में 10 करोड़ टर्नओवर तक का निवेश पर उसको डेस उद्योग कहते हैं, मध्यम, है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम यानी मीडियम एंटरप्राइजेस, तो मीडियम वाला जो है मध्यम वाला इसका आंसर है। एमएस एक्सेल के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो भी ध्यान होना चाहिए। एमएस एक्सेल वर्कशीट में कॉलम को डैश दर्शाता है, एबीसी जो होते हैं, एबीसी ऊपर जो लिखा होता है वो कॉलम को दर्शाते हैं, और इधर जो होते हैं 1 2 3 4 होते हैं रो को दर्शाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। एक्सेल फाइल को आमतौर पर क्या कहते हैं, वर्कबुक। जो नीचे आती है तो सीट कहलाती है, और जो फाइल पूरी बनती है उसको वर्कबुक बोलते हैं। तो ये सीट और ये कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ध्यान से आंसर देना है। एक वर्कशीट में डाटा दर्ज करने के लिए डेज रोज होती हैं, 10,48,576 रोज होती हैं, और 16,000 कुछ इसमें कॉलम्स होते हैं। वो भी अभी क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये कॉलम्स कितने हो सकते हैं, वर्कशीट में डाटा करने के लिए कॉलम कितने होते हैं, 16,384। एमएस एक्सेल खोलने पर बाय डिफॉल्ट कौन सा स्क्रीन सेलेक्ट होता है, होम टैब। एमएस एक्सेल 2010 में वर्कबुक को डेस टैब में जाकर क्लोज कर सकते हैं। फाइल टैब आता था उसमें, होम टैब उस समय नहीं था, अब तो होम टैब आता है, ये इसमें फाइल टैब था। एमएस एक्सेल वर्कशीट में रोज को डेट दर्शाया गया है, 1 2 3 जो होती है रोज होता है, अभी ऊपर समझा था। एबीसी क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। एक्सेल वर्कशीट की मूल इकाई जहां आप डाटा दर्ज करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो एक चौकोर बॉक्स टाइप दिखता है उसको हम सेल बोलते हैं। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम में की फुल फॉर्म में आर क्या होता है, रैंडम, है ना। किस टैब के अंतर्गत वर्कबुक में पासवर्ड लगाकर अनाधिकृत व्यक्ति के इस्तेमाल से प्रोटेक्ट किया सकता है, तो रिव्यू टैब। यही मेन होता है जिसमें सेटिंग संबंधी ये चीजें आती है। एक्सेल में रिबन बार पर किस टैब में आपको स्पेलिंग चेक विकल्प मिलेगा, रिव्यू टैब में। रिबन बार पर किस टैब के तहत आपको अपनी वर्कशीट में चार्ट बनाने के विकल्प होंगे, मिलेंगे, इंसर्ट टैब में जाके आप चार्ट बना सकते हैं। रिबन बार पर किस टैब के तहत आपको अपनी वर्कशीट में प्रोडक्ट फंक्शन चुनने का विकल्प मिलता है, फॉर्मूला बार में, फॉर्मूला टैब में। डाटा फॉर्मेट को बदलने का विकल्प किस टैब के अंतर्गत होता है, होम टैब। किस सेल को फिक्स करने के लिए डॉलर चिन्ह किस टैब के अंतर्गत होता है, होम टैब में। इनमें से कौन सा मिश्रित सेल संदर्भ होता है, $9, ये मिश्रित कहलाता है ना। चित्र को देखकर नीले रंग की सेल का पता इनमें से कौन सा है, तो हम सी के 2 रो में है तो इसको बोलते हैं C2। चित्र को देखकर नीले रंग की सेल का पता इनमें से कौन सा है, फॉर्मूला बार, इसको जो बोलते हैं फॉर्मूला बार बोलते हैं, फॉर्मूला बार है। चित्र को पहचान कर बताएं यह रिबन बार पर किस टैब का चित्र है, तो इंसर्ट, फॉर्मूला, रिव्यू, इनमें से कोई नहीं। ये होम टैब का है बटन, तो होम तो दे नहीं रखा है, तो इनमें से कोई नहीं। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली, वो भी दिए हैं, इनको भी ध्यान से सुनना है। जब एक परीक्षण संतुलन ट्रायल बैलेंस का योग में कोई अंतर हो तो ऐसे अंतर को कहाँ दर्ज किया जाना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट में। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए खरीदार को टैक्स इनवॉइस जारी करने की तारीख से कितने दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक है, 180 दिन के अंदर उसको भुगतान करना जरूरी है। जीएसटी के नियमों के अनुसार निम्न में से किस प्रकार की आवाजाही के लिए ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है। डाक विभाग द्वारा डाक सामान की आवाजाही के लिए ई वे बिल नहीं बनता है। ये क्वेश्चन आता ही है, ध्यान से याद कर लेना है। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर लगने वाला एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या मतलब है, जिस स्टेट में माल बिकेगा उस स्टेट को उस टैक्स का लाभ मिलेगा। एसजीएसटी का लाभ किसको मिलेगा, जिस स्टेट में वो माल बिका है, इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। व्यापार के मालिक को क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटर। मालिक है उसको प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं।
उस फर्म को, और जो मालिक है उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं। वित्तीय परिणाम जारी करने के सभी व्यावसायिक लेन देनों का रिकॉर्ड वर्गीकृत करने और संक्षेप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम अकाउंटिंग कहते हैं। लेन देन की रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकृत करना आदि को, इस तरह से भी दोनों तरह से आता है क्वेश्चन, अकाउंटिंग कहा जाता है। लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधि को क्या कहते हैं? हम बिजनेस कहते हैं। जिस सिस्टम में लेन देन का एक पहलू ही दर्ज होता है उसको क्या कहते हैं? सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। थोक व्यापारी द्वारा खुदरा विक्रेता को नगद के तत्काल भुगतान पर दी गई छूट को क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। वित्तीय लेखांकन का मूल्य कार्य क्या है? रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, यही मुख्य कार्य है लेखांकन जो करते हैं। माल या सेवाओं की क्रेडिट बिक्री को डैश अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंट रिसीवेबल, यानी इनसे पैसा हमें आने वाला है, अकाउंट रिसीवेबल, पैसा हमें लेना है। व्यापार में हुए लेन देन के समर्थन में किसी भी लिखित दस्तावेज को लिखित दस्तावेज को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं वाउचर्स। कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा को क्या कहते हैं? इंटेंजिबल असेट्स। ये करंट असेट्स नहीं है, क्वेश्चन पूछता है उसमें वो ऑप्शन देते हैं करंट असेट्स और ये, या इनमें से कोई नहीं, इंटेंजिबल देते ही नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाके क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? करंट असेट्स कर रहे हैं। करंट असेट्स नहीं है ये इंटेंजिबल असेट्स है। व्यवसाय में एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर अलग अलग होते हैं, दोनों क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। एक्सपेंसेस जो एक साल में खत्म हो जाते हैं, जैसे रेंट है, डिस्काउंट है, ये सब क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंडिचर जिनका लाभ आगे सालों तक भी मिलने वाला है, जैसे अपन ने फर्नीचर का काम करवाया है बड़े लेवल पे, रिपेयरिंग करवाया है, कंप्यूटर का मेंटेनेंस करवाया है, बिल्डिंग का या मशीनरी का रिपेयरिंग करवाया है, तो उसको एक्सपेंडिचर हम बोलेंगे, क्योंकि उसका लाभ हमें अगले सालों तक मिलने वाला है। या जो लाभ की दृष्टि से किए गए हैं कि खर्चे, है ना, क्योंकि इससे हमारी इनकम बढ़ेगी, तो वो एक्सपेंडिचर कहलाता है। टेली प्राइम सिस्टम में ट्रायल बैलेंस को देखने के लिए कौन सा शॉर्टकट विकल्प सही होगा? गेटवे गो टू कॉमन रिपोर्ट, उसमें ट्रायल बैलेंस में हम जा सकते हैं। बही खाता की दोहरी प्रणाली में कम से कम डैश शामिल होते हैं, 2 अकाउंट का होना शामिल होना बहुत जरूरी है। इनमें से किस को कंपनी के खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा? क्वालिटी ऑफ स्टाफ, इसको पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा, है ना, अकाउंटिंग के लिए। कंपनी में उत्पादन और वितरण की लागत को नियंत्रित करने के लिए डैश मुख्य क्षेत्र है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उससे ही लागत निकल पाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, ध्यान से प्रैक्टिस करना है, बार बार सुनना है।